न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। हेल्थ शो का एक और अंक लेकर जो है हम आपके सामने हाजिर हैं और आपको बता दें कि आज हमारे हेल्थ शो में जो हमारे मेहमान हैं, हमारे डॉक्टर हैं, अंकुर मैत्रिका हॉस्पिटल के जाने माने ऑर्थोपेडिशियन और जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सतवीर सिंह जो है वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ऑर्थोपेडिक्स जो है वो हमेशा से ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है और सबसे पहले थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आप जम्मू कश्मीर में जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, बड़ी बारीकी से आपने पेशेंट्स को देखा होगा। क्या इश्यूज़ रहते हैं ऑर्थोपेडिक्स को लेकर यहाँ जो लोकल पॉपुलेशन है उसमें? देखिए, पॉपुलेशन के हिसाब से जो आप देखें तो सेम ही है जो बाकी हमारे नेशन में पाया जाता है। जैसे जॉइंट पेन्स बहुत कॉमन है, नी पेन्स हो गई, नी के आर्थराइटिस हो गया, और आजकल थोड़ा डेवलप हो रहा है क्योंकि रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं जो नए आ रहे हैं। बाकी ट्रॉमा तो है ही है। हमारा थोड़ा मैक्सिमम पार्ट जो हिली है तो उसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जैसे वो काफ़ी सारे हैं इसमें, तो आरटीएस वगैरह जो हैं यहाँ पे थोड़ा नंबर है। अच्छा, स्पोर्ट्स इंजरी से ही हम शुरू करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन है और लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करना चाहते भी हैं। एक तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हम देखें तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है स्पोर्ट्स को लेकर। स्कूल्स में भी स्पोर्ट्स हो रहे हैं, कॉलेजेस में भी हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी तो इंजरीज़ होना तो बड़ा ऑब्वियस है। आपसे जानना चाहता हूँ कि कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज़ क्या हैं, और जब स्पोर्ट्स इंजरी किसी को होती है तो वो बड़ा कंफ्यूज्ड होता है कि मैं कहाँ जाऊँ। बहुत सारे लोग उसको थेरेपी के लिए कहते हैं, बहुत सारे लोग को तेल देना शुरू कर देता है। तो एक्चुअल क्या रहना चाहिए हमारा कि किस तरह से अप्रोच रही? देखिए, स्पोर्ट्स इंजरीज़ जो आजकल कॉमन इसलिए हैं कि पहले सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी नाम से ही पता चलता है कि स्पोर्ट्स जो खेल रहे हैं उनके साथ है। आजकल जैसे हम रिक्रिएशनल जिसको कहते हैं कि वीकेंड स्पोर्ट्स हो गए कि 4 दिन 5 दिन आप काम कर रहे हैं और 6वें दिन बोलते हैं नहीं जी मुझे कोई गेम खेलनी है, तो उसमें आप जाते हैं, आप प्रिपेयर्ड नहीं है उसके लिए, जो आप अच्छे से ट्रेंड नहीं है उसके लिए, या आप सिर्फ शौकिया तौर पे खेल रहे हैं, आप उसके लिए प्रोफेशनली नहीं खेल रहे, उसमें स्पोर्ट्स इंजरीज़ के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी उसके लिए नहीं एक्लिमेटाइज नहीं है उस चीज़ के लिए। तो मोस्ट कॉमन जो आजकल आती हैं वो नी की इंजरीज़ हैं, जैसे नी में ACL इंजरी हो गया, ACL टेयर हो गया या PCL टेयर हो गया, या एंकल में ATFL जिसको हम पहले स्प्रेन नॉर्मल बोलते हैं, एंकल स्प्रेन, उसमें एंकल ATFL एक टेयर होता है, ग्रेड 3 टेयर को ATFL टेयर बोलते हैं स्प्रेन को। तो वैसे जो है वो बहुत कॉमन है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको पता चलेगी कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले अगर आपको चोट लगी और लगते ही जैसे आपका नी है सूज गया, स्वेलिंग आ गई और पेन आ गई, और आप जो गेम खेल रहे हैं वो अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे ये इंजरी ACL या कोई लिगामेंट इंजरी या मेनिस्कस इंजरी आपको हो रखी है। उसके बाद आपने क्या करना है, पहला जो आपका पॉइंट है वो है आइस करें, उसको रेस्ट दें, ठीक है जी, और साथ में जो आपके आसपास के स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाएं। बाकी रही तेल, वो भी कुछ हद तक मदद करता है, लेकिन अगर तो देखें कंप्लीट टेयर है या हाई ग्रेड टेयर है तो उसमें जो नॉर्मल रेस्ट से या तेल वगैरह से आराम नहीं आता है, वो आपको दिक्कत देगा। उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट से मिलना ही होएगा जो एग्जामिन करेगा और आगे बताएगा कि इसके लिए क्या करना है आपने। डॉक्टर साहब, बड़ी आम सी बात है, घरों में हमने देखा है कि अक्सर जो बुज़ुर्ग होते हैं वो तेल की मालिश जो है वो शुरू कर देते हैं, और ये कोई, मैं ये कहूँगा कि मुझे लगता है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन ये चीज़ करती है। तो टांगों में बहुत ज़्यादा मसाज करना, मालिश करना, क्या ये एडवाइजेबल है? देखिए, आप अगर इंजरी के बात कर रहे हैं तो एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि उसमें मायोसाइटिस बनने का खतरा रहता है। नॉर्मली आप अपने लिए कर रहे हैं कि ड्राइनेस है या नॉर्मली थोड़े पेन्स हैं, उसके लिए आप मालिश कर रहे हैं तो लाइट मसाज से कोई इशू नहीं है। हाँ, हार्ड मसाजेस जो हैं जिसमें मसल टेयर या मसल को इंजर करने वाला जो मसाज है उससे आप बचें। बाकी लाइट मसाजेस से ऐसे नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कोई इंजरी हुई है तो मसाज को अवॉइड करना चाहिए। मैराथन्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आजकल, और हम देखते हैं कि हर एज ग्रुप के लोग जो है वो मैराथन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। गवर्नमेंट भी इनकरेज करती है, प्राइवेट कॉरपोरेट्स भी जो है वो इनकरेज करते हैं। मैराथन में दौड़ने के बाद हमने देखा बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ जो है वो आते हैं जो शायद डेली प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते हैं। तो अप्रोच क्या रहनी चाहिए जो मैराथन रनर्स हैं या वो लोग जो बिगनर्स हैं, और किस तरह से जो है वो हमें मैराथन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना चाहिए? देखें, अगर आप मैराथन में पार्टिसिपेट करें तो आपको पहले ही पता है कि मेरे को 3 वीक्स में जाना है या 4 वीक्स में जाना है, तो आप उसके लिए ट्रेन करें, ठीक है जी। और अगर आप पहली बार ही जा रहे हैं तो डिस्टेंस अपना कम रखें,
ठीक है। तो उसके लिए आप, जैसे मैंने कहा, प्रॉपर अगर आप ट्रेन करके जा रहे हैं या उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपना टाइम निकालें, 20 मिनट 25 मिनट दें अपने आप को, कि आप जब सीधा मैराथन में मत जाके भागने शुरू हो जाइए, पहले थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग करेंगे तो आपको मैराथन के बाद इंजरीज होने का जो चांस है वो डिक्रीज़ रहेगा। अगर आप डायरेक्ट मैराथन में जाते हैं और उस दिन स्प्रिंट कर रहे हैं तो कुछ नहीं तो कुछ मोर देन 60% तो आपको इंजरी होने का खतरा रहेगा। इसलिए बेटर है कि आप उसके लिए प्रिपेयर हों, चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, क्योंकि जो भी ऐसे प्लान्स हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हैं, दे लेट यू नो बिफोर 3 वीक्स 4 वीक्स, आपको बता के रखेंगे कि अब इस दिन मैराथन है, तो आप उसके लिए ट्रेन करें। ये इसलिए हो रहा है कि आप मैराथन में भाग के अपनी जो है हेल्थ को अच्छा नहीं कर पाएंगे, वो मैराथन की ट्रेनिंग में जो आप टाइम दे रहे हैं उससे आपकी हेल्थ जो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो मैराथन हो गया या कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी हो गई, आप उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके ट्रेन करते रहें ताकि जो शरीर है आपकी यूज टू हो जाए उस चीज़ के लिए, ताकि आप आगे जाके मैराथन हो गया या कोई गेम है उसको कंप्लीट अच्छे से कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, मॉर्निंग वॉक्स, इवनिंग वॉक्स ट्रेंड में हैं, बहुत सारे लोग ट्रेडमिल पे भागते हैं, बहुत अलग अलग लॉजिक्स जो है वो इस चीज़ के लिए आते हैं। नॉर्मल एवरेज जो है वो वॉक क्या रहना चाहिए, और क्या ब्रिस्क वॉक ही करना चाहिए या फिर रनिंग करनी चाहिए? अप्रोप्रिएट जो है वो क्या रहना चाहिए कि ऑन एन एवरेज हमारा डिस्टेंस वगैरह जो या टाइम वगैरह जो है वो क्या रहना चाहिए? देखिए, वॉक्स या रनिंग जो भी है पेशेंट टू पेशेंट बेसिस में वेरी करेगा, मगर फिर वही आ जाता है बेसिक जो है कि आप जब भी वॉक शुरू कर रहे हैं या रनिंग शुरू कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुअल करना है। अगर आप आज डिसाइड करते हैं नहीं जी मैं वॉक करना हूँ, मॉर्निंग वॉक जाऊँगा, तो आप आज 500 मीटर्स जाइए या 400, जैसा आपको लगता है जो कंफर्टेबल डिस्टेंस आपका, उससे शुरू करें और हर दिन उसको थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ करें, ताकि जब आप ग्रेजुअल इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी बॉडी पे वो स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे रनिंग करनी है तो पहले आप वॉकिंग से शुरू करें, फिर धीरे से उसको जॉगिंग में कन्वर्ट करें एंड स्लोली देन कन्वर्ट इट टू रनिंग एंड इंक्रीज़ द डिस्टेंस। उस हिसाब से अचानक कोई भी चीज़ आप करेंगे तो उसमें मसल टेयर्स या जैसे मैंने बताया लिगामेंट इंजरीज, इनमें इसका खतरा रहता है। अच्छा, ट्रेडमिल्स पे हमने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा इंक्लाइंट यूज़ करते हैं, जो इंक्लाइंट एंगल्स रहते हैं, तो कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस होता है, नी इंजरीज़ वगैरह जो है वो उससे हो सकती हैं। तो इन द लॉन्ग रन अगर हम देखें तो क्या इंक्लाइंट पे रन करना या वॉक करना डेंजरस है? देखिए, इंक्लाइन अगर तो आप आर्थरेटिक पेशेंट हैं तो इंक्लाइन आपके लिए मना है, लेकिन अगर आप जैसे ट्रेन करना शुरू करते हैं, अगर आप ट्रेन कर रहे हैं अपने मसल्स को, पहले आप नॉर्मल ट्रेडमिल पे अगर कर रहे हैं तो यू कैन स्लोली ट्रांसफर इट टू इंक्लाइन। ये डिपेंड करता है आपकी मसल स्ट्रेंथ कैसी है। तो इसीलिए जब भी आप यूज़ में, जैसे फिर बात दोबारा वही दोहराऊंगा कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो ग्रेजुअल करना है और स्टार्ट बेसिक से करना है। तो आप जब बेसिक से आप ऊपर जाते जाएंगे धीरे धीरे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सीधा ही जंप मारने की कोशिश करेंगे तो वो उसमें इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इंक्लाइन करना, हाँ जी, इंक्लाइन जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं या HIIT जिसको बोलते हैं आजकल जो लोग कर रहे हैं, उसके लिए भी आप अगर पहले प्लेन ट्रेडमिल पे अगर आप कर रहे हो काम और फिर धीरे ग्रेजुअली आप शिफ्ट करते हो तो देयर इज़ नो हार्म। बट अगर आप डायरेक्ट वैसा कर रहे हैं, अगर आप आर्थरेटिक पेशेंट हैं, तो आपके लिए वो नी को और ख़राब करेगा अंदर से। डॉक्टर साहब, इसके अलावा देखें तो स्पाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और अक्सर हमने देखा है कि लोग शिकायत करते हैं स्पाइन को लेकर, और आजकल तो हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो कंप्लेंट करते हैं बिकॉज वर्कलोड इतना ज़्यादा बढ़ गया है, स्टडीज़ अगर हम देखें बच्चों की बहुत ज़्यादा है, सिटिंग बहुत ज़्यादा है। तो स्पाइन के बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि पहले थोड़ा सा आप ये बताएं कि स्पाइन की इम्पोर्टेंस क्या है, बेस्ट पोस्चर क्या है, चाहे हम कुर्सी पे बैठे हैं या अगर स्कूल में बच्चा डेस्क पे बैठता है या घर में अगर हम स्टडीज़ करते हैं। पहले तो बच्चों के बारे में बात करेंगे, फिर मैं ये भी चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंप्लेंट करते हैं कि ऑफिस में जाने के बाद उनको स्पाइन के इश्यूज़ हुए, गर्दन की भी अक्सर कंप्लेंट होती है, तो बेस्ट क्या रहेगा? देखिए, स्पाइन में जैसे आपने स्पाइन का बोला, बच्चों में खास करके बच्चों में जो दिक्कत होती है पॉस्चरल होती है। पढ़ने के टाइम अगर बैठ रहे हैं, लगातार सिटिंग दे रहे हैं 6 घंटे 4 घंटे और आगे झुक के बैठ रहे हैं, क्राउच बैठ रहे हैं, वो जो पॉस्चर है वो ठीक पॉस्चर नहीं है। उसमें ये बैक पेन्स, मसल स्टिफनेस वगैरह ज़्यादा, नेक स्टिफनेस रहती है बच्चों को। तो पॉस्चर इंप्रूवमेंट पे हम ज़्यादा जोर देते हैं बच्चों में। तो पॉस्चर इंप्रूवमेंट ही करने से और थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने से ही वो सेटल हो जाता है। तो पॉस्चर पे बहुत ज़रूरी है। पॉस्चर हैज़ टू बी राइट, दे हैव टू बी अपराइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर आप ज़्यादा झुक के पड़ेंगे या सामने क्राउच होके पड़ेंगे तो उससे लॉन्ग टर्म पे आपके स्पाइन में जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, उसकी वजह से पेन्स आता है, कई बारी मसल स्पाजम्स में चले जाता है।
तो उसमें हम बहुत सारी बोलते हैं अगर चेयर टेबल पे पढ़ रहे हैं तो आप यू हैव टू इंक्रीज योर हाइट, अगर आप बेड पे पढ़ रहे हैं तो कुछ आगे सामने रख लें ताकि हाइट ऊंची रहे, आपको अपनी गर्दन और बैक झुका के ज़्यादा देर ना बैठना पड़े। तो पोस्चर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है बच्चों पे। ऐसे ही अगर हम बुज़ुर्गों की तरफ जाएंगे तो उनमें डिजनरेटिव चेंजेस आते हैं स्पाइन में, तो उसमें थोड़ा आप जैसे उसमें आप रेगुलर अपनी बैक की स्ट्रेंथनिंग थोड़ी एक्सरसाइज करते रहेंगे तो अचानक सामने झुकने से या कोई वज़न उठाने से आपको डिस्क, जो बहुत कॉमन है आजकल, डिस्क ना होएगी। तो आप पेशेंट वहीं आके आ जाता है हैबिचुअल आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर कोर स्ट्रेंथनिंग थोड़ी सी कर रहे हैं, साथ में बैक स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, तो उससे हम स्पाइन की इंजरीज या स्पाइन के प्रॉब्लम से थोड़ा बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अंकुर मैत्रिका हॉस्पिटल में हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स और जैसे कि आपने जॉइंट रिप्लेसमेंट जो फैसिलिटीज़ है उसकी भी बात की है, क्या कुछ सेटअप है हमारे पास अवेलेबल? जैसे मैं नॉर्मल ये देखते हैं हम कि ऑर्थोपेडिक्स जो है वो हमेशा कनेक्टेड रहता है रोड एक्सीडेंट्स, ट्रॉमास वगैरह उसके साथ, तो जो सरकारी अमला रहता है वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड रहता है, ओवरलोडेड रहता है, तो ऐसे में लोग ज़रूर चाहते हैं कि प्राइवेट सेटअप में कहीं हमें जो है वो स्पेस मिले। तो क्या हमारे पास वो इमरजेंसी है, वो बैकअप है कि 24/7 कभी भी अगर लोगों को ज़रूरत पड़े तो अंकुर मैत्रिका हॉस्पिटल के पास ऑर्थोपेडिक्स का पूरा डिपार्टमेंट है? हाँ जी, पिछले 1.5 साल से वी हैव ए रनिंग ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हेयर, जिसको मैं ही हेड कर रहा हूँ, एंड वी आर डूइंग ट्रॉमा, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपीज़ एंड बाकी कोई कम्प्लेक्स ट्रॉमास जैसे हो गए, सब हम कर रहे हैं। वी हैव 24/7 जो इमरजेंसी हमारा बैकअप है। वी हैव न्यूरोसर्जन हेयर, वी हैव एवरी अदर स्पेशलिटी ऑल्सो, कि जो भी इसकी ज़रूरत पड़े, CTVS वी ऑल्सो हैव, प्लास्टिक सर्जरी हो गई वो हमारे पास है, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, वी हैव एवरीथिंग। सो वी हैव एन 24/7 working OT also, and it is a modular OT at par with any other OT in the northern India or even in whole of the India. We have all the facilities, we have arthroscopes, जो टॉवर्स हमारे हैं बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है हमारे पास। तो पिछले 1.5 साल में हम, जैसे मैंने आपको बताया, हम ट्रॉमास भी कर रहे हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स भी कर रहे हैं, आर्थ्रोस्कोपीज भी जिसको की होल सर्जरी कह रहे हैं वो भी हम कर रहे हैं। तो जो पूरा स्पेक्ट्रम है ऑर्थोपेडिक्स का वो यहाँ पे हो रहा है, और जो मेरे हिसाब से एट पार है पूरे नॉर्थ इंडिया में, कहीं पे भी जो हम कर सकते हैं वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे प्राइवेट सेटअप्स जो है वो J&K में भी अवेलेबल हैं, क्लेम तो सब करते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल पोजीशन हम देखें तो जब भी इमरजेंसी वगैरह का कुछ रहता है तो प्राइवेट सेटअप में जब भी पेशेंट जाता है तो वो कहते हैं कि हमें डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ेगा, कॉल करनी पड़ेगी, हमारे पास बैकअप नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। तो क्या अंकुर मैत्रिका और बाकी जो प्राइवेट सेटअप्स हैं उनमें ये फ़र्क है? बिल्कुल है जी, हमारी जो इमरजेंसी टीम ही है, दे आर फुली ट्रेन टू हैंडल एवरीथिंग till a specialist comes around, and we have specialists around 24/7 around the clock here, जो 5 मिनट 10 मिनट्स में आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में, मैं अपना ऑर्थोपेडिक्स का बताऊँगा तो कभी भी होता है मैं 5-10 मिनट्स में यहाँ आ जाता हूँ जी। बाकी तब तक जो हमारी इमरजेंसी टीम है, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अगर नाम भी बोलें तो वन ऑफ द बेस्ट है, एंड दे हैंडल एवरीथिंग। और मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत यहाँ पे फेस करनी पड़ती है पेशेंट को, अभी तक तो मैंने नहीं देखी है। बाकी हॉस्पिटल्स से मेरे हिसाब से यही हमारा जो डिफरेंस है। डॉक्टर साहब, पोस्ट सर्जरी जो केयर होती है उसमें अंकुर मैत्रिका के पास क्या कुछ है? देखिए, पोस्ट सर्जरी केयर में जो अगर ऑर्थो में देखेंगे तो ज़्यादा फिजियोथेरेपी रहती है, तो हमारा जो फिजियोथेरेपी सेटअप है हेडेड बाय डॉक्टर साहिबा बहुत बढ़िया है। तो जितने भी हमारे स्पोर्ट्स इंजरीज़ के हो गए या ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं, उनको फिजियोथेरेपी की जो नीड है वो यहाँ पे पूरी हो रही है। बाकी तो फ्रॉम ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू तो ज़्यादातर फिजियो ही रहती है, और तो कुछ खास रहता नहीं है। और बाकी हम हैं ही हैं जो OPD में, आई एम अवेलेबल हियर Monday to Saturday, एंड वी आर पेशेंट्स अवेलिंग द सर्विसेज। इसके अलावा डॉक्टर साहब, हमने ये देखा कि खासकर ऑर्थोपेडिक्स को लेकर हमने ये देखा कि पंजाब चूंकि हमारा नेबरिंग स्टेट रहा है, तो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं वहाँ जाना, और वहाँ पे हमने देखा कि छोटे छोटे यूनिट्स भी जो है वो ऑर्थोपेडिक्स में उन्होंने बड़ा एक्सेल किया है। और न सिर्फ यहाँ से बल्कि हमने देखा कि कश्मीर से, डोडा, भद्रवाह, पुंछ, रजौरी, वहाँ से लोग जो है वो पंजाब जाते हैं। तो क्या पंजाब जैसी फैसिलिटीज़ हमारे पास अब यहाँ भी अवेलेबल हैं? बिल्कुल हैं जी, जैसे मैंने कहा कि कहीं पे भी पंजाब छोड़ के कहीं पे भी नॉर्थ इंडिया या इंडिया में जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो हमारे पास हैं। और स्लोली ये ट्रेंड बदलेगा जी, जैसे बढ़िया काम होएगा धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो पेशेंट्स, क्योंकि हर एक मरीज़ चाहता है कि मेरा इलाज मेरे घर के पास हो जाए,
ताकि मेरे को बाहर इतने दूर ना जाना पड़े। तो धीरे धीरे ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज होएगा, जैसे हमारी जैसी फैसिलिटीज़ और आएंगी तो और जो है पेशेंट लोड जो है इधर ही रहेगा और ट्रीट होएगा। तो लास्ट 1 जो मैं जैसे करा 1.5 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो 1.5 साल से जो है काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो स्लोली एंड स्टेडीली द ट्रेंड विल चेंज। डॉक्टर साहब, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, नी रिप्लेसमेंट्स, ये पहले बहुत बड़ी बात लगती थी, लेकिन अब बड़ा रूटीन हो गया है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट्स या नी रिप्लेसमेंट्स को लेकर आपके पास क्या कुछ है? लेकिन जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट्स पहले इसलिए था कि कभी कभी किसी जगह पे हो रही थी और कोई कर रहा था। आजकल लोग ट्रेंड हैं, हर बेसिकली जो फैसिलिटीज़ चाहिए उसके लिए वो सारी अवेलेबल हैं। मॉड्यूलर रोटीज़ वगैरह हो गए, नेविगेशन वगैरह होगी, वो यहाँ पे भी अवेलेबल है हमारे पास। तो इसलिए जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट अब एक आम चीज़ हो गई है और अब ज़रूरत भी है, क्योंकि काफ़ी सारे आप पेशेंट्स देख रहे हैं जो कि जॉइंट पेन्स की वजह से डिप्लिटेटेड हैं, अपने डे टू डे एक्टिविटी में थोड़ा उनको दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ होती जा रही हैं तो जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के नंबर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और मेरे हिसाब से उनके रिज़ल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं अब। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये भी जानना चाहूँगा कि बहुत सारे केसेस में पेशेंट जो है वो डिले करता है, और इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि सेल्फ मेडिकेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो डिले करना कितना नुकसान इससे होता है, या सेल्फ मेडिकेशन से कितना नुकसान होता है? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन तो है नुकसानदेही, क्योंकि अगर आप पेन किलर्स ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म ले रहे हैं, तो किडनीज पे आपका इफेक्ट हो जाता है। तो कई पेशेंट तो जिनको बेचारों को काफ़ी देर से जो पेन किलर्स पे हैं या इंजेक्शंस ले रहे हैं, तो उनके तो किडनी के इश्यूज़ आ जाते हैं। और ज़्यादा अगर आप डिले कर रहे हैं तो आपके मसल वीकनेस, जो मोस्ट कॉमन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आता है वो है मसल वीकनेस। मसल वीकनेस अगर आपकी आ रही है तो उतनी ही आपको टाइम रिहेबिलिटेशन में बिताना पड़ेगा, वापस उस मसल को डेवलप करने में। तो यही एक जो मतलब दिक्कत है, अगर आप ज़्यादा डिले करेंगे तो ये दिक्कत एक बहुत कॉमन पाई जा रही है। तो इसलिए अगर टाइम रहते आप जॉइंट रिप्लेसमेंट, जब आपको ज़रूरत है, ज़रूरत से पहले भी नहीं और ज़रूरत के बाद भी नहीं, जब आपको ज़रूरत है अगर उस टाइम पे आप जॉइंट रिप्लेसमेंट करा रहे हैं तो रिहेबिलिटेशन फास्ट है, आप आउट ऑफ बेड ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे, आपके पे जो मसल पेन्स हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और मसल डेवलपमेंट में ईजी हो जाता है। एक्सरसाइजेज जो आप कर रहे हैं वो जल्दी हेल्प करती हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये भी जानना चाहूँगा, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, जहाँ एक तरफ एक्सरसाइज करते हैं, दूसरी तरफ अगर हम कॉम्बिनेशन देखें बोन्स और मसल्स का, तो सारी गेम जो है वो डाइट की रहती है। तो क्या बेस्ट डाइट रहती है और बोन्स की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहती है? देखें, बेस्ट डाइट तो एज सच हम किसी को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन वही बैलेंस डाइट अगर आप ले रहे हैं जिसमें फाइबर भी आपका है, बाकी न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्ब्स भी हैं, फैट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी अपने अपने रिक्वायरमेंट में आप ले रहे हैं, तो उससे बिल्कुल आप ठीक रहेंगे। आपकी बोन हेल्थ पे भी रहेगा। बोन्स के लिए ज़्यादातर कैल्शियम, विटामिन डी एक ऐसा जो है जो हमारे पूरे अगर देखेंगे डायस्पोरा में ही कम पाया जाता है। तो आप रेगुलर अगर उसके सप्लीमेंट्स, क्योंकि वो उसके जो बेसिकली फूड सप्लीमेंट्स तो नहीं है, तो आप उसके विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अगर ले रहे हैं आप टाइम टू टाइम, तो बोन हेल्थ आप अपनी अच्छी रख सकते हैं। कैल्शियम रिच अगर डाइट ले रहे हैं आप, फूड प्रोडक्ट्स जिसमें आते हैं, तो उससे आपका जो है बोन हेल्थ पे कैल्शियम और विटामिन डी जो है मेन आपकी बोन हेल्थ चला रहे हैं। साथ में कुछ ट्रेस एलिमेंट्स रहते हैं, वो अगर आप अपनी डाइट बैलेंस ले रहे हैं तो उससे पूरा हो जाएगा। जस्ट आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स ऐड करने हैं अपनी डाइट के अंदर। डॉक्टर साहब, जो हमारी रूटीन डाइट्स रहती हैं घरों में, मैं उसमें जानना चाहूँगा, जैसे दूध है, अंडा है या सैलड वगैरह है, तो मैं चाहूँगा कि एज ए डॉक्टर, क्योंकि आपकी कही हुई बात का बहुत इम्पैक्ट रहता है, तो क्या बेहतर रहता है कि हड्डियों में हमें जैसे कैल्शियम वगैरह की कमी जो है वो ना रहे? देखिए, कैल्शियम जैसे मैंने बताया आपको, कैल्शियम के लिए आप अगर फूड प्रोडक्ट्स ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, उन हाईली रिच होते हैं। एग बोला आपने, एग वाइट में भी होता है, ठीक है जी। साथ में अगर सैलड्स तो फाइबर का एक वो है, फाइबर बहुत ज़रूरी है आपके सिस्टम के लिए, तो फाइबर उसमें आ गया। बाकी ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स हैं, ये आप ले रहे हैं। बेसिकली आपको बेसिक फूड पे ज़्यादा ध्यान देना और जंक से थोड़ा दूर रहना है। तो आजकल ट्रेंड जो उल्टा है, हम जंक ज़्यादा खा रहे हैं और थोड़ा ऑयली कम करें, तो उसी से आपकी जो बोन हेल्थ है काफ़ी अच्छी रहेगी। एक ट्रेंड ये भी हमने देखा है कि सप्लीमेंट्स वगैरह जो है वो लोग लेना शुरू कर देते हैं और बगैर डॉक्टर की कंसल्टेशन से, क्योंकि जो विज्ञान यानी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आती रहती हैं तो उसमें जो क्लेम किया जाता है, क्या एडवाइजेबल है बगैर डॉक्टर को कंसल्ट किए सप्लीमेंट्स वगैरह लेना? नहीं जी, आप कोई भी जो सप्लीमेंट है उससे कोई भी जो उसमें मिनरल है जो भी है, अगर उसकी लेवल हाई है तो वो भी दिक्कत है आपके लिए। तो हमेशा जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं आप किसी डॉक्टर से मिल के उसकी रिकमेंडेशन पे ही लें तो ज़्यादा बेटर है।
बिना इसके रिकमेंडेड आप ना कोई भी, मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप विटामिन डी को ही ले लो, अगर वो ज़्यादा है तो वो भी दिक्कत है। तो इसलिए अगर आप रिकमेंडेड लेंगे तो कंट्रोल में रहेगा, और जो चाहिए आपको बस वही ज़रूरी रहेगा। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिर में हम ऑर्थोपेडिक्स की बात कर रहे हैं, तो युवा हमारे साथ जुड़े होंगे, हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, बुज़ुर्ग हमारे प्रोग्राम को देख रहे होंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको एज ए ऑर्थोपेडिशियन? देखिए, मैसेज तो यही है जी कि डाइट आप अच्छी रखें, अपनी एक्सरसाइज अपनी टाइम पे रखें, ताकि आपकी बोन एंड जॉइंट्स जो हेल्थ है उस पर ध्यान रहें। छोटी एक्सरसाइज, हल्की एक्सरसाइज, वॉक करने चले जाएं, साइकिल चला लें, बिल्कुल बेसिक से। आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़े गैजेट्स या इक्विपमेंट चाहिए, नॉर्मल आप साइकिल चला लें, वॉक कर लें अपना टाइम पे। धीरे धीरे जो यंग हैं, अगर वो वॉक से ग्रेजुअली इंक्रीज टू रनिंग कर सकते हैं, वो वगैरह कर लें। अपना 20-25 मिनट्स अगर अपने लिए वो अगर एक्सरसाइज के लिए निकाल सकते हैं एटलीस्ट 3 to 4 days a week, तो दे विल हैव अ गुड बोन हेल्थ। डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। तो ये थे डॉक्टर सतवीर सिंह, जो कि अंकुर मैत्रिका हॉस्पिटल से थे और जाने माने ऑर्थोपेडिशियन है, जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं। और इनका ये मानना है कि अगर आपको चुस्त शरीर चाहिए तो जो आपकी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। और वो किस तरह से हमने रखना है, हमने प्रोग्राम में जो है उसके बारे में बात की। तो कोशिश आप भी यही करें कि आप अपने शरीर को थोड़ा सा वक्त दें, एक्सरसाइज करें, डाइट आप अच्छी लें, तभी जाके ये होगा कि आप तंदुरुस्त जो है वो रह सकते हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।